इधर देखो, ये टोटल आपका साइंस में कितने हैं, 13 चैप्टर, और 13 चैप्टर में है ना, 13 चैप्टर में आपका ये हुआ है कौन सा चैप्टर, 5। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद आपको अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। देखिए बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री, ये खत्म हुआ था लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 5। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। यानी 1, 2, 3 और 4, ये चारों चैप्टर आएगा केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है ना, 5, 6, 7, 8 ये सब आएंगे बायोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर नीचे है आवर इन्वायरमेंट, ये भी बायो में ही आएंगे। तो बायो में 5 और 4 किस में है, 4 है केमिस्ट्री में। और उसके बाद इसके अलावा आपको मिलेगा 9, 10 और 11, 12, ये 4 चैप्टर मिलेंगे आपको फिजिक्स का। तो 9 और 4 13 चैप्टर है। 3 चैप्टर इसमें बहुत बड़े हैं, जिसमें 5 नंबर तो काफ़ी बड़ा था। उसके बाद अब बाकी के 3 चैप्टर में से एक चैप्टर आपको 9 नंबर है, ये भी थोड़ा बड़ा है। और इसके अलावा बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर मिलेंगे, एक ये और पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटे ही मिलेंगे, ठीक है। देखिए समझिए, भला नहीं करना। ये चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका चैप्टर 10, और इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इसलिए इसका लैंग्वेज का नाम हो गया इंग्लिश। ना इंग्लिश मीडियम ना हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। ये आपका चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहला टॉपिक पूछा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन माने क्या होता है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल एग्जांपल है कि हम जहाँ रहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप बदल जाती है। जैसे आपके घर में दूध है और दूध को उबालना है, और दूध उबालना भूल गए तो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। फट जाने का सेंस दूध खराब हो जाएगा, शाम तक दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको क्या करना होता है, उबालना होता है, ठीक है। जो घर में दही है, मान लो दूध से दही बना हुआ है, और दही हमने आज का दही आज हमने ख़त्म कर दिया, तो ठीक है। आज का दही कल के लिए छोड़ दिया, तो आज दही खट्टा है लेकिन कल और खट्टा होगा। 2 दिन और छोड़ देंगे तो उसमें कीड़े निकलेंगे, यानी उसके अंदर की जो बनावट है वो ख़राब हो रही है। सेब है, 4 दिन 5 दिन आप सेब को घर पे रखोगे तो सेब, पहले जो सेब लाओगे ताज़ा ताज़ा सेब है, अब 5 दिन के बाद सेब जो है क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ख़राब होने लगता है। केला आप खरीद के लाते हो, जिस दिन लाते हो उस समय हल्का सा ग्रीन और ज़्यादा येलो रहता है, अगले दिन प्योर येलो। उसके बाद केला धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, उसके बाद वो खाने के लायक नहीं है। वो ऐसे ही कहेगा कि हमको खाओ या फेंको बराबर है। कौन कर्म करे लगेगा केला, कोई कर्म करने लगेगा। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास रखी हुई है और वो चेंज होते रह रही है। जैसे आप 2 बजे, मान लीजिए 1 बजे अगर स्कूल से आते हो, कोई 6 बजे स्कूल से आता है, और मान लीजिए हल्का ही नाश्ता किया हो, खा के आए हो, या आप मान लीजिए 2 बजे ही खाए हो, या स्कूल में ही खाए हो, या कहीं खाना खाए हो, तो वो खाना अभी के टाइम में नहीं, आपके पेट में ऐसा लग रहा है कि आपको भूख लग गई, तो डाइजेस्ट हो गया है खाना, तो आपके शरीर में कुछ क्या हो गया, परिवर्तन। दूसरा चीज़ है, घर में खाना बनता है तो चावल दाल ये सब कच्चा होता है, और उसको हम पानी के साथ, मसाले के साथ, ऑयल के साथ खाना बनाते हैं गैस चूल्हा पे। वो जो शुरू में रहता है और बाद में जो पक जाता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर वो खाना हम नहीं खाएं, आज पकाएं और नहीं खाएं, तो अगले दिन वो महक जाएगा, दुर्गंध आएगी उससे। पूरी और सब्जी बनी है, ताज़ा ताज़ा बनी है, खाने में आनंद आएगा, और नहीं खाए तो अगले दिन वो क्या हो जाएगा, महकने लगेगा, दुर्गंध देगा, वो खराब हो जाएगा। बिस्किट जो बाज़ार से पैकेट में लाते हैं हम लोग खरीद के, 6 महीना की उसकी वैलिडिटी होती है, 6 महीना के अंदर हमें खाना होता है। अगर नहीं खाते हैं तो बिस्किट पैकेट में रखा रखा क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, मतलब वो ख़राब हो जाएगा, अब वो खाने लायक नहीं रहेगा। खाएंगे तो हमारे शरीर में दिक्कत आएगी, नुकसान होगा, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में है, और उसके केमिकल कंपोजिशन यानी उसके अंदर की जो बनावट है उसमें परिवर्तन आ रहा है, और परमानेंट परिवर्तन आ रहा है, और हमेशा के लिए बदल रहा है। दूध है, उसको है ना, जामन लेके दूध को जमा दिए, दही बन गया। अब दही से वापस दूध नहीं बनेगा, दूध परमानेंटली दही बन गया है, परमानेंटली क्या हो गया, चेंज हो गया है ना। रोटी जो कि आटा से बना है, और आटा से एक बार रोटी बन गया तो रोटी से वापस आटा नहीं बनाएंगे, तो परमानेंटली चेंज हो गया है। कागज़ जलाए, कागज़ जल गया, राख बन गया, राख वापस कागज़ नहीं होगा, ठीक। तो परमानेंटली चेंज हो गया है। तो जो भी हमारे अराउंड चेंजेस होते हैं, जो कि परमानेंटली चेंजेस होते हैं,
जिसे हम केमिकल चेंजेज कहते हैं, यही आगे चल के क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। तो कहने का ये मतलब है, अगर डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन एक छोटा मोटा काम नहीं, एक बड़ी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस का नाम है। तो केमिकल प्रोसेस है ना, केमिकल जो रिएक्शन है, ये जो हेडिंग पर है केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज, द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज इंटरेक्ट टू द ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक, टू और टू मोर देन टू सब्सटेंसेज, दो या दो से अधिक कोई सब्सटेंस है, दो या दो से अधिक कोई क्या है? सब्सटेंस है, और वो इंटरेक्ट कर रहा है आपस में, ईच अदर, एक दूसरे से क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, लगाव कर रहा है। और ये रिएक्शन होने के बाद, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होने के बाद, रिएक्ट करने के बाद, इंटरेक्ट करने के बाद नया सब्सटेंस बनाता है। जो पहले वाला सब्सटेंस था उसके प्रॉपर्टी और नया जो सब्सटेंस बना है उसके प्रॉपर्टी में अंतर आता है। तो ऐसे घटना को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा जाए व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो हम क्या बोलेंगे? द प्रोसेस या अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज इंटरेक्ट टू द ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज, है ना, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। नया सब्सटेंस बनाएगा, नए प्रॉपर्टी वाला, पुराना प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगा। हाइड्रोजन एक गैस है जिसको जलाने से जलेगा, उष्मा देगा, हीट देगा। ऑक्सीजन एक गैस है जो जलाने में हेल्प करता है, आग को धधकाता है। ठीक है, फिर से सुनो, हाइड्रोजन एक गैस है जिसको जलाने पे जलाया जा सकता है और हीट देगा, वो एनर्जी देगा, और उस आग को धधकाएगा कौन? ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेते हैं आपस में, तो एक नया चीज़ बनाते हैं, H2O। क्या बनाते हैं? H2O, यानी पानी है। H2O माने पानी। ये ना आग को धधकाता है, ना ही ये आग को बढ़ाता है, ना आग लगाता है, ये आग बुझाता है। हाइड्रोजन क्या था? आग लगाने, आग वाला चीज़ था। ऑक्सीजन क्या था? आग को धधकाएगा, आग खूब बढ़ाएगा, और जो बना क्या? H2O। क्या बना? H2O, पानी बना, वो आग को बुझाएगा। तो अलग अलग प्रॉपर्टी है कि नहीं? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग, और जो नया सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टी अलग। आई बात समझ में? जो नया सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन है। डेफिनेशन क्या बनेगा? और डेफिनेशन यहाँ से बन जाएगा। देखिए, केमिकल रिएक्शन वाले जो चैप्टर है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, फिर हम आते हैं रिएक्शन पे। पहले हमें समझना है केमिकल रिएक्शन चैप्टर आपका चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका स्टडी मटेरियल पहला टॉपिक हमारा आएगा केमिकल रिएक्शन क्या है, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक आएगा केमिकल इक्वेशन, समीकरण क्या है, और आखिरी स्टेप है ना, आखिरी टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हम ये तीन चीज़ पढ़ेंगे, बारी बारी से हम समझते जाते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन आएगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन या मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन होगा द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज इंटरेक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज, है ना, विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है ना। दो पदार्थ है और रिएक्ट किया, नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण किया, नए वस्तु का निर्माण किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब सवाल है कि सब्जी सड़ गया या सेब सड़ गया या घर की चीज़ें महक गई, खराब हो गई, उसमें नया सब्सटेंस कहाँ था? एक ही तो था। मान लीजिए दाल सुबह का था और शाम में दाल खट्टा हो गया, तो दाल ही तो था, नया सब्सटेंस कहाँ बना? दाल ही तो बना। तो सवाल है नहीं, सुबह का आपने दाल जो खाया वो टेस्टी था, और वो दाल दिन भर ऑक्सीजन के प्रभाव में आया, दिन भर ऑक्सीजन तो हमारे इन्वायरमेंट में है, पर्यावरण में है, हमारे इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन दाल के साथ रिएक्शन किया। ऑक्सीजन हमें नहीं दिखता है, तो दाल को भी नहीं दिखता है, दाल और ऑक्सीजन दोनों क्या किया? रिएक्शन किया। दाल के अंदर मसाले तेल भी पड़ते हैं, वो सब रिएक्शन कर लिए, और रिएक्शन करके दाल के अंदर नया सब्सटेंस बना दिया जो दाल में हल्का हल्का फेन जैसा दिखेगा। दाल ना फेन जैसा ऊपर से आपको दिखेगा, देखिए हो, तो उस स्थिति में आप दाल को नाक के पास लाओगे तो महकेगा वो। इसका मतलब दाल है वो, लेकिन दाल के अंदर एक नई सब्सटेंस बन गई है, बन गई ना। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, हुआ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो नया चीज़ बनेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। पहले वाले केस में क्या था कि दाल के जो भी सब्सटेंसेस थे, उसके अंदर जो भी पदार्थ था, उनमें एक अच्छी बॉन्डिंग थी और वो अच्छा टेस्ट दे रहा था। बाद में उस बॉन्डिंग को तोड़ा कौन? ऑक्सीजन। यानी पुराने बॉन्ड टूट गए, पुराने बंधन टूट गए, नए बंधन जुड़ गए। तो यही है केमिकल रिएक्शन। पुराने बंधन टूटेंगे, नए बंधन जुड़ेंगे,
है ना, तो वो केमिकल रिएक्शन का नाम है ना। तो इन दिस प्रोसेस एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन एंड न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इस प्रक्रिया में पुराने रासायनिक बंधन क्या होते हैं, टूटते हैं और नए रासायनिक बंधन बनते हैं। एक मैग्नीशियम होता है, आगे आपको फिगर दिखाऊंगा। मैग्नीशियम एक धातु है, एलिमेंट है, जैसे सोना चांदी होता है, जैसे एल्युमिनियम आप देखे हो, तो एल्युमिनियम जैसा दिखता है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम धातु जो होता है वो आप खुले में छोड़ दोगे तो खुला में तो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, रिएक्ट, और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी, उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। या नहीं तो मैग्नीशियम को, है ना, मैग्नीशियम लेके उसमें आग लगा दो, मैग्नीशियम में क्या लगा दो, आग लगा दो, है ना, पतला सा रिबन, पतला सा फीता मैग्नीशियम का लो, उसमें आग लगा दो, तो आग कब लगेगा भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आग लगेगा मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो दो सब्सटेंस ही हुआ, है ना, एक सब्सटेंस हुआ, एक सब्सटेंस ये, दोनों सब्सटेंस रिएक्ट किया और क्या बनाएगा, राख बनाएगा, जलेगा तो क्या बनेगा, राख बनाएगा। और उस राख का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। कागज जलाओगे, कागज जलाओ, कागज में क्या होता है, कागज सेलुलोज होता है, कागज में क्या होता है, सेलुलोज होता है, और उसको आग लगा दोगे, तो आग लगाओगे तो कागज के आजू बाजू क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, आग लग गया, कागज जल के राख हो गया, कागज जल के राख हो गया, और उसमें उस राख में कुछ कुछ गैसेस भी तो निकलेगी जब जलेगा, तो उस जलने वाली गैस, निकलने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन है वो, और जला तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, और जो राख है वो सब्सटेंस वेस्टेज मटेरियल है, वो उसका प्रोडक्ट निकला। हमारे कहने का मतलब वहाँ भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। इसी तरह लोहा, हमारे आपके घर में लोहा रहता है या लोहे की वस्तु होती है, तो उसको पेंट नहीं मारते हैं, भूल जाते हैं पेंट मारना, तो क्या होता है, हर साल बारिश होती है, बारिश के दिनों में मॉइस्चर बढ़ जाता है, वो मॉइस्चर उस लोहे पे बैठता है, नमी हवा में, माने हवा कैसा होगा, नम, माने नम हवा, मॉइस्चर वाला नमा हवा, और वो उस पर भी बैठेगा। हम लोग को तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है उस समय मौसम में, और उसको किसको लगेगा, वो मॉइस्चर किसको लगेगा, वो लोखंड को लगेगा, लोहे को लगेगा। और लोहा के ऊपर एक परत चढ़ जाती है ब्राउन कलर की, जिसे हम Fe3O4 कहते हैं। ये कैसे हुआ, लोहा यानी उसका सूत्र Fe, आयरन का फॉर्मूला Fe, है ना, सूत्र Fe है, और ये वाटर जो है भाप के रूप में कहाँ है, हवा में, H2O किसके रूप में, भाप के रूप में, नमी के रूप में, तो रिएक्ट किया और बनाया क्या, रस्ट, जंग बनाया, रस्ट बनाया, उसका सूत्र क्या हो गया, Fe3O4, और बदले में H2 गैस उससे रिलीज होती रहेगी, हमें कुछ दिखेगा नहीं, 10 दिन के बाद ये दिखेगा कि उसके ऊपर एक परत चढ़ गई है, उसको आप हाथ से रगड़ोगे तो हाथ पे लाल लाल ब्राउन कलर का क्या निकलेगा, रस्ट, जंग निकलेगा। ये क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। लोहा एक सब्सटेंस था, वेपर एक सब्सटेंस था, दोनों रिएक्ट किया, एक नया सब्सटेंस क्या बना, है ना, नया सब्सटेंस क्या बना, जंग, रस्ट, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, बना ना। तो इस तरह से हमने ये समझा कि दो या दो से अधिक ये दो ही पदार्थ है, हो सकता है और भी पदार्थ हो, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े और एक नए पदार्थ का निर्माण करे, या दो अधिक पदार्थ का निर्माण करे, इनके गुण अलग अलग और इनके गुण अलग अलग होंगे। आई बात समझ में, ठीक है। नोटबुक में लिखिए पहला सवाल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, हेडिंग डालिए व्हाट इज केमिकल, पहला सवाल लिख लीजिए डायरेक्ट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यहाँ से लिखिए और यहाँ तक लिखिए फटाफट, ठीक है, जितना दिख रहा है ना स्क्रीन पे उसको लिख डालिए, लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते। देखिए देखिए एग्जाम्पल आएगा इसमें, क्या आएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके अंदर आएगा, 3 एग्जाम्पल है जो ज़्यादातर पेपर में लिखने वाला होता है एग्जाम्पल, यही मेन एग्जाम्पल होता है। पहला एग्जाम्पल है कंबसन, दूसरा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, और तीसरा एग्जाम्पल है डाइजेशन। किसका, केमिकल रिएक्शन का। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जिसको मुख्य रूप से एक एग्जाम्पल आएगा कंबसन, यानी कि इसे हिंदी में कंबसन को क्या कहते हैं, दहन, मतलब जलना, कुछ भी जलना, जलना मतलब कुछ भी, खाली इंसान से इंसान जलता है वो वाला अलग बात, यहाँ जलना मतलब सामान, लकड़ी जलेगा, कागज जलेगा, कोल जलेगा, CNG जलेगा, पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, इसके जलने की बात हो रही है, इसे कंबसन कहते हैं। आपके घर में खाना बनता है वो भी कंबसन है, दहन है। रेस्पिरेशन हम जो श्वसन करते हैं ये भी एक कंबसन में आता है, ठीक है। हमें आँख कहाँ लगता है देह में, तो आँख नहीं लगता, लेकिन हम लोग के बॉडी में एनर्जी बनती है, तो एनर्जी को भी, है ना, जैसे हीट होता है, हीट भी एक एनर्जी है, और हम लोग के शरीर में जो भी बनता है वो भी एक एनर्जी है। तो कंबसन समझ में आया। कंबसन में क्या होता है, अगर कोई लकड़ी है तो लकड़ी होता क्या है, लकड़ी यानी कि प्लांट से आता है। प्लांट क्या किससे बना होता है, सेलुलोज से। हम लोग का बॉडी जिस तरह से, हम लोग के बॉडी में क्या चाहिए, ग्लूकोज, प्लांट के बॉडी में क्या चाहिए, सेलुलोज। उनका पूरा प्लांट का जो हिस्सा है वो सेलुलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ये सेलुलोज, है ना, लकड़ी में पाया जाता है। जब हम लकड़ी में आग लगाते हैं तो लकड़ी के आजू बाजू ऑक्सीजन होता है,
आराम से अब बात समझ में आ रही है। लकड़ी के आजू बाजू क्या होता है? ऑक्सीजन। ये लकड़ी है और लकड़ी के आजू बाजू क्या है? ऑक्सीजन। इसमें आग लगा दिए तो इसके अंदर जो माने सेलुलोज है वो जलेगा। इसके अंदर सेलुलोज क्या होगा? जलेगा यानी कि टूटेगा और टूट के बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वाटर वेपर, पानी भाप के रूप में निकलेगा, यानी ऊपर से एक भाप निकलेगा। और एक आखिरी चीज क्या होगा? तो उसमें राख बन जाएगा। सब कुछ जल गया ना तो ऐश यानी कि राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राख। ठीक है। लकड़ी में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। लकड़ी में क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। और सेलुलोज पाया जाएगा लकड़ी के अंदर और उसके आजू बाजू ऑक्सीजन है, तो सेलुलोज प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद वाटर वेपर, पानी का भाप, और उसके बाद जो अंत में बचेगा वो है ऐश यानी राख। राख क्या है? राख एक कार्बन है। राख क्या है? कार्बन है। हम सब कार्बन से बने हुए हैं, तो राख क्या है? कार्बन। हम लोग को भी जला दिया जाएगा तो क्या बनेंगे हम लोग? कार्बन। ठीक है। और हम लोग के शरीर से गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा जल जुल के, और शरीर में जितना पानी है वो भाप के रूप में निकल जाएगा। हम सबका बॉडी लगभग 65 से 70% पानी का बना होता है पूरा शरीर में। आप सबका भी यही हाल है, तो वो भाप बनेगा, भाप तो निकलेगा ना बॉडी से। ऐसा बात समझ में आई? अगला स्टेप देखो, फोटोसाइंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। कैसे? तो सनलाइट एक मेजर चीज़ है, सोर्स ऑफ एनर्जी है किसका? प्लांट के लिए। और प्लांट जो है रूट से ले लेता है वाटर, एटमॉस्फेयर से ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो पौधा महाराज है वो CO2 किससे ले लेगा? किससे ले लेगा? CO2 ले लेगा एटमॉस्फेयर से। ये जो CO2 है एटमॉस्फेयर से ले लेता है। सनलाइट तो मिल ही रहा है, पत्तियों के क्लोरोफिल सनलाइट को खींच के रखता है। जिस तरह तवा जो है नीचे से गैस चला के गर्माहट को रोक के रखता है ताकि रोटी उस पर फूले, रोटी पके, सिकाए, इसके लिए। तो सनलाइट पत्तियों में खींचा जा रहा है क्लोरोफिल के कारण, और कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही रहा है। और रूट से क्या मिल रहा है? H2O मिल रहा है। मिल गया। एक पदार्थ ये हुआ, एक पदार्थ ये हुआ। दोनों पदार्थ इससे केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होंगे। इससे किस में कन्वर्ट होंगे? केमिकल एनर्जी के रूप में। और फाइनली बनाएंगे क्या? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। और एक और केमिकल छोड़ेंगे, ऑक्सीजन। ये हम लोग के फायदेमंद है, फायदेमंद की चीज़ है। ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है। तो इधर से ये दो पदार्थ रिएक्ट किया और दो नए पदार्थ का निर्माण किया। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कुछ और है, पानी का गुण कुछ और है, प्रॉपर्टी अलग है इसका। और जो ग्लूकोज है उसकी प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है। तो नया प्रॉपर्टी वाले क्या बने? नए सब्सटेंस। दो सब्सटेंस के मिलाने से, रिएक्शन करने से। रिएक्शन करवाया कौन? सनलाइट। आई बात समझ में? तो ये दूसरा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल डाइजेशन है। हम लोग के बॉडी में खाना पचता है, तो चावल दाल सब्जी कुछ भी खाना हम लोग खाते हैं, फूड। हम लोग कुछ भी क्या खाते हैं? तो फूड खाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर प्रकार का खाना खाते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, है ना। थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा पीते हैं। बाहर जाके है ना बहुत सारा चीज़ है, चाइनीज, बर्गर, खाने वाला चीज़ें, पानी पूरी है, फुचका, वही नाम है। ये सब खाने के बाद फाइनली जाएगा कहाँ? इस तरह के स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पाचन तंत्र में जाएगा और पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन इस छोटी आंत में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पाचन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ब्लड वेसल में, ब्लड में चले जाते हैं। और फाइनली ब्लड में ऑक्सीजन आता है, रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, और ऑक्सीजन से न्यूट्रिएंट रिएक्ट करके एनर्जी बनाते हैं। और ये एनर्जी हमें चार्ज करके रखता है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप बैठ के सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर घर चले जाओगे, तो ये एनर्जी का ही कमाल है। एनर्जी है तब तो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, लिख रहे हो। हाथ में एनर्जी रहेगी तभी आपका हाथ चलेगा, पेन चलेगा, नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहा है ना तो आप उठ नहीं पाओगे, सोए रहोगे ना तो करवट नहीं बदल पाओगे। ये सब करवट भी बदलोगे तो एनर्जी से बदलोगे। तो इसमें बहुत सारे सब्सटेंस अंदर रिएक्शन किया और बनाया क्या? एनर्जी। न्यू सब्सटेंस, एनर्जी बना, वेस्ट मटेरियल भी बना। तो डाइजेशन भी क्या है? ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और भी कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये आपके बुक से लिया गया है। ये किताब का फोटो नहीं है, फोटो तो मैंने AI से जनरेट कर दिया, लेकिन बाकी चीज़ बुक से है। देखिए, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। ये हमारे दैनिक जीवन में आपसे सवाल पूछ देगा कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो आप एक जवाब नंबर 1 लिखोगे, ये हेडिंग डालोगे ऐसा, और जवाब लिखोगे फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा है कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना। आप खाना पकाते हो, वो भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब भी कोई चीज़ में आग लगे, केमिकल रिएक्शन। जब भी किसी चीज़ में हीट दो, केमिकल रिएक्शन होगा। कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें आप हीट देते हो और हीट की वजह से उसमें किसी तरह का बदलाव आता है तो केमिकल रिएक्शन में जाएगा। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं,
तो सांस लेने में ये बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, ब्लड के साथ रिएक्शन, ब्लड के न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये सांस लेना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन में आएगा। सेटिंग ऑफ कर्ड, दही जमना, दही जमाते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ नेल, कीलों का जंग लगना, ठीक है। अंगूर का पकना, देखिए कई सारे एग्जाम्पल है ना। अंगूर का पकना, कीलों में जंग लगना। पाचन, खाना बनाना, अंगूर का पकना, फलों का पकना, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आजकल फल कैसे पकते हैं, तो एक केमिकल आता है बाहर से, है ना, एथिलीन नाम का केमिकल, और उसको पानी में मिक्स करके और फल उसमें डुबाया जाता है, डुबा डुबा के निकाला जाता है। देखिए वो केला वाला को यहाँ देखो बगल में है, निकाल के डुबाया केला को उस केमिकल वाले में, निकाला और उसको फ्रीज में डाल देता। आप देखोगे एक कमरा है, उसमें पूरा केला भरे हुआ है और वो पूरा हमेशा फ्रीज, उसमें आप 2 मिनट नहीं रुक सकते, बहुत ठंडी लगेगी। मैंने अभी गर्मी और अचानक से खूब ठंडी लगने लगेगी, है ना, एकदम लो टेम्परेचर किया हुआ है, ठीक है, केला। ऐसे बहुत सारे फल। आम का क्या है, आपको क्या लगता है अपने से पक के आया पेड़ से? नहीं, उतना टाइम कहाँ है किसान के पास और लोगों के पास। लोग इतना आदमी की संख्या बढ़ गया, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, ये सबको फल चाहिए। तो पेड़ से जैसे जैसे तोड़ ताड़ के लाया, एथिलीन में डुबाया, पकाया और मार्केट में बेचा, फास्ट ट्रैक काम हो रहा है। तो फलों का पकना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। पत्तों का जलना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आई बात समझ में? कील में जंग लगना, दही जमना, सांस लेना, सारा क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है। समझ में आया? कोई सवाल? लिख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ से, एज इट इज जैसे लिखा है ना वैसे लिख लीजिए। हो गया? हटाऊं? बस साथ साथ ना याद करते चलना ना, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा याद करने का, है ना। आप सोचोगे कि टाइम बचा हुआ नहीं है, बचा जून, आप 11-12 तारीख, आज 12 तारीख हो गया, तो आपका टाइम ना उल्टी गिनती चल रही है। अब आपके पास 200 दिन बचे, ये दिमाग से निकाल ना 365 वाला, अब 200 बचे हैं दिन, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5, दिसंबर 6, ठीक है, जनवरी 7, 210 दिन। आपको क्या लगता है 210 दिन पढ़ाई होगी? 210 दिन में 10-12 दिन तुम भी छुट्टी मारोगे और 10-15 दिन हम भी छुट्टी मारेंगे। स्वाभाविक है, लंबा क्लास से नहीं चल पाएगा ना। देखो पिछले 25 अप्रैल से लेकर आज 12 जून है, नॉन स्टॉप। तुम लोग बीच बीच में एक छुट्टी ले भी लियो, मैं नहीं लिया हूँ, नॉन स्टॉप चला रहा हूँ ना क्लास, ठीक है, चलेगा। बीच बीच में अभी छुट्टी तो नहीं होगी लेकिन चलता रहेगा अभी क्लास। जुलाई में छुट्टी अब मिलेगी, जुलाई में छुट्टी पड़ेगी, जो अगस्त में पड़ेगी, सितंबर में पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बता देता हूँ। इसको चेंज करो, हटाओ ना इसको। एक और चीज़ है, रानी तुम्हारा लिखाया पाचन, पाचन लिखा गया, हो गया। आगे एक और है, ये इसको लिख लीजिए, लास्ट में लिख देना फलों का पकना, ठीक है। ये हो गया, अंगूर किन्वित हो जाते हैं तो चल जाएगा। नीचे लगा देना एक और, फलों का पकना। हो गया ना, ठीक है।